तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए उसके एक्सिस पर, है ना। तो आप अब हेडिंग डाल लो, जो स्ट्रक्चर है वो सोलेनॉइड है। तो हमने फाइनाइट वायर और सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना। अब हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के थ्रू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बात, तो सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, वो हम यहाँ पे देखें तो उसको हम लिख सकते हैं a closely wound insulated wire carrying current is called as solenoid। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो, क्लोजली बाउंड हो, मतलब उसको लपेटा गया हो किसी के ऊपर, या बीच में एयर हो, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है उस टाइप का, लेकिन वो वायर जो है वो इंसुलेटेड होंगे और करंट कैरी करेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल बेस है, इंसुलेटर ले लिया हमने पहले और इस पर वायर लपेट दिया, फिर बाद में इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, नहीं तो आगे जाके इसमें बीच में आप कोई जैसे आयरन कोर वगैरह भी लगा सकते हैं ना। तो चलिए भाई, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ये बच्चों आपका जो है सोलेनॉइड हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए किस तरीके से वायर को बाउंड कर दिया है। ये वायर ऐसे ऊपर गया, फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स बना देते हैं, है? तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोलेनॉइड। ऐसे करके फिर ये, तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई ऐसे जा रही है और यहाँ से करंट आई आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोजली बाउंड का, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ भी होगी। मान लीजिए सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो एल है ना। अगर फाइनाइट सोलेनॉइड हम मान रहे हैं तो ये आपकी एल है। इस सोलेनॉइड का बच्चों ये एक्सिस है, तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। और ये जो इसका रेडियस है, तो रेडियस आर ले लो, है ना, कैपिटल आर ले लेते हैं। तो सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो गया बच्चों। इसमें से करंट कितनी जा रही है, तो आई जा रही है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है, तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है बच्चों, है ना। वो टर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बच्चों उनको एन कहा जाएगा। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ। तो ये एन का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सोलेनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे या कुछ भी एनालिसिस करेंगे तो स्मॉल एन का बड़ा उपयोग होता है ना। तो स्मॉल एन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक की तरह डिफाइन कर दिया कि सोलेनॉइड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डेट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो सोलेनॉइड है इसके ऊपर वाले टर्न से करंट बाहर आ रहा है। देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, और नीचे से अंदर जा रहा है। मतलब इसमें ऐसी है ना करंट की डायरेक्शन, फिर ऊपर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब इसको अगर हम सोलेनॉइड को बीच में से ऐसे काट दें, है ना बच्चों, इधर काट के देखें तो ये ऊपर वाले टर्न से जो करंट है वो प्लेन से बाहर आता हुआ दिखाई देगा, और नीचे वाले टर्न से करंट प्लेन के अंदर जाते हुए दिखाई देगा, है ना बच्चों। तो इसके लिए हमने डायरेक्शन बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम उसका कौन सा व्यू बना रहे हैं बच्चों, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो आप देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो अगर आप इसको बीच में से काट के देखोगे तो ऊपर की तरफ से जो करंट है बच्चों वो बाहर आ रहा है, मतलब ऊपर आप डॉट डॉट लगा दो,
तो ये डॉट जो भी करंट है, एक टर्न की करंट जो है वो बाहर आ रही है, तो उससे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से। और फिर नीचे से जो करंट है बच्चों वो अंदर जा रहा है, देखो ऊपर से बाहर नीचे से अंदर। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस क्रॉस से बना दे तो ये करंट हो जाएगी क्रॉस 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 क्रॉस। अब बच्चों इस सोलेनॉइड के कारण ये सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई, तो इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट हमें पी पर लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। ये सोलेनॉइड की जो लेंथ है बच्चों वो एल हो गई, है ना, और ये सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो आर हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो बच्चों। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सोलेनॉइड का नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से से करंट बाहर आ रही है, नीचे वाले हिस्से से अंदर जा रही है। और ये इसकी एक्सिस है, और एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना। ये हमारा निकालने का पर्पस है यहाँ पर, है ना। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज होगा। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको याद है कि एक सर्कुलर रिंग में अगर बच्चों करंट आई घूमती थी, तो उसके जो एक्सिस पे है एक्स दूरी पर किसी भी पॉइंट पी पे अगर उसका रेडियस आर है, और अगर मान लीजिए कि इसका एन टर्न्स है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता था एक टर्न्स के कारण वो होता था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना बच्चों। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, जहाँ पे हमने इसको यूज किया था। हाँ, अगर इसमें एन टर्न्स होते थे तो मल्टीप्लाइड बाई एन हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे एन टर्न्स है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एन भी कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे हम यूज में लेंगे बच्चों, है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो चलिए इसको अब फर्दर अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पे ये करंट है आई आई, टर्न्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड की वजह से। तो एक काम करें, इस पॉइंट से आप एक्स दूरी पे चले जाओ बच्चे। तो एक्स दूरी पे जाकर यहाँ पे अब मैं dx विड्थ का एक सर्कुलर लूप ले रहा हूँ, dx विड्थ का ये 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 तो ये x पे जाके आपने dx विड्थ का एक सर्कुलर लूप ले लिया जिसमें dn टर्न्स हैं, स्मॉल अमाउंट के टर्न्स हैं बच्चों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट की लेंथ है इसकी, तो हम बोल रहे हैं कि dn टर्न्स है इस dx लेंथ में। और फिर आप एक काम करें कि ये जो एंगल है बच्चों, ये जो इसका एक एंड पर है, ये एंगल आप मान लीजिए कि θ1, और इसके दूसरे एंड पे जोड़ेंगे तो लेट सपोज इस एक्सिस से ये जो एंगल है बच्चों, ये आपका θ2 है। तो ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। तो ये जो dn टर्न्स लिए या dx विड्थ की आपने रिंग ली है बच्चों, जिसमें से करंट है, तो ये रिंग मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जाकर ये डी थीटा है, ऐसा हम ले लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से जिसका टर्न्स जो है dn है, तो आप बच्चों dn की वैल्यू भी लिख सकते हो। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाई एल है, मतलब स्मॉल n है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्न्स इस एलिमेंटल रिंग में है dn, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस dx लेंथ में, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कर दो जो dx लेंथ है, तो ये हो जाएगा n इंटू dx। तो ये dn हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। और ये कॉइल जो है बच्चों, इसके एक्सिस से ये पॉइंट P है ना, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर उसका dn पता है तो n टर्न्स हमें पता है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दो, करंट तो आई आ रही है उसमें, है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ dv इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल सेक्शन, फिर ऐसे dx 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 पूरे इन्फिनाइट dx लेंथ की रिंग्स जुड़ेंगी, तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा। और सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंटीग्रेशन करना है, ये भी आप समझ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस भी आर है, तो इस एलिमेंटल रिंग की भी रेडियस आर हो गई, अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
इंटू डी एन, है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स लिखना पड़ेगा ना बच्चों, इंटू डी एन। फिर डी एन की वैल्यू आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन डी एक्स, डी एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स की, और ये हो जाएगा 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 3/2 रहेगा, है ना बच्चों। फिर इसको और आगे हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर क्या है कि dx और x के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, हम थीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी लिमिट भी हो जाएगी। भाई ये θ1 से लेकर ये रिंग्स कहाँ तक फैली हुई है, θ2 तक, तो θ1 से लेकर θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो सारी चीजें थीटा के टर्म्स में ला। तो आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे बच्चों, तो ये आपका रेडियस है r और ये x है, तो यहाँ पे tan थीटा लगाओ इस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इस तरीके से ना, ये एंगल थीटा है तो ये r है और ये दूरी x है, तो यहाँ पे tan थीटा अगर आप लगाओगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों r/x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों r/tan थीटा, तो बाई tan थीटा को आप cot थीटा लिख सकते हो, है ना। r/tan थीटा होगा तो 1/tan थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx की वैल्यू आएगी बच्चों इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा r, अच्छा ये माइनस साइन होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ये सारी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और dx की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, तो हमें फर्दर इसमें लिखने में आसानी होगी, मिलेगा हमें आंसर, है ना। तो यहाँ पे dv लिख लेते हैं बच्चों, dv को क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन, dx की वैल्यू लिखें बच्चों माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना बच्चों। फिर उसके बाद नीचे डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे r² प्लस x की वैल्यू ये है r cot थीटा, तो r² x² है ना, तो r² cot स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अब इसमें से देखो, इसमें से देखिए बच्चों क्या करना है हमें कि यहाँ पे dv जो है उसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से r² कॉमन आएगा उसकी पावर 3/2, तो 2 कैंसिल, तो r³ कॉमन आ जाएगा और ये r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी r³ बचेगा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है बच्चों वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 बचेगा, तो 2 कैंसिल, तो कोसेक क्यूब थीटा। तो मैं बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाली स्टेज, है ना, ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटू आई इंटू r³, है ना, r² इंटू r, ये स्मॉल n, फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे बच्चों 2, ये r² कॉमन आएगा तो बचेगा r³ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर 2 और 2 कैंसिल, तो ये कोसेक क्यूब थीटा बचेगा। देखो तो ये कोसेक स्क्वायर, ये कोस क्यूब थीटा, r³ सब कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस पॉइंट एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पर मिल जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा देखो म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइड बाई, ये नीचे 2 बचेगा, है ना, तो ये आ गया, और 1/कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट से कहाँ आता है बच्चों, थीटा पहले ये वाला स्ट्रिप लेना पड़ेगा, तो θ1 से लेकर θ2 तक, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो θ1 टू θ2। अब देखो बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस म्यू नॉट इंटू NI/2, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये θ1 टू θ2, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट NI/2, और ये माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव आ रही है, हालांकि वो डायरेक्शन है, लेकिन हम डायरेक्शन ऐसे नहीं निकालते, हमें अगर डायरेक्शन निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको पता है कि हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो फिंगर्स को आप कर्ल करो किसकी डायरेक्शन में, भाई करंट की डायरेक्शन में, तो नीचे से पीछे से ये ऊपर की तरफ आ रहा है और बाहर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे कर्ल करो, तो देखो अंगूठा आपका इस तरफ आ रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पर ऐसी है, देखो बच्चों ऐसे,
मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल जैसा दिखाई देगा, ये साउथ पोल, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सोलेनॉइड, इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। और ये साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से आएगा, है ना बच्चे। यहाँ से देखने पे करंट एंटी क्लॉक दिख रही तो नॉर्थ पोल, यहाँ से देखने पर वो क्लॉकवाइज दिखेगी तो साउथ पोल, और नहीं तो राइट हैंड थंब रूल तो आप जानते ही हो। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, राइट साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ये ऊपर से बाहर और ये नीचे से अंदर, तो फिंगर्स करके लो तो थंब ऐसा आ रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, तो डायरेक्शन के लिए हमें चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो यहाँ पे थीटा, अब आप बोलोगे सर माइनस को अंदर ले लो, तो जब अंदर लोगे तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू लिखते हैं बच्चों तो नेगेटिव साइन आता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप इस फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये माइनस साइन हटा दें, इसका मॉड लेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला ऐसे याद रखो, हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, और नहीं है तो अगर नेगेटिव भी आए आंसर, याद रखना कि जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो सेम सेंस में लिए गए हैं बच्चों, सेम सेंस में, एक ही डायरेक्शन में ना। तो यहाँ पर सेम सेंस वाले एंगल्स को पॉजिटिव में लेंगे, और इसमें जब अप्लाई करोगे और अगर किसी सिचुएशन में ये नेगेटिव भी आ जाता है तो उसका पॉजिटिव लेना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले रहा है, और राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन बताना। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल जो है वो आपको निकालना, आपको लगाना आता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि सोलेनॉइड के कारण एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 1 इंटू थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टेकन इन सेम सेंस, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि ये जो हमने डेरिवेशन किया है तो आपको याद रखना है नियम। अब देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने इनसाइड द सोलेनॉइड निकाली है, क्लोजली टाइटली बाउंड सोलेनॉइड के इनसाइड निकाली, लेकिन ये फॉर्मूला आउटसाइड के लिए, पॉइंट के लिए वैलिड है। अगर कोई आउटसाइड का पॉइंट है बच्चों तो उस पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको बस समझना है कि आउटसाइड अगर किसी पॉइंट पे आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये सोलेनॉइड है एक, है ना, तो यहाँ पे आपका डॉट 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 है, मतलब ऊपर से बाहर की तरफ करंट आ रही है पेपर से, और ये नीचे वाला पोर्शन है सोलेनॉइड का, इसमें करंट अंदर जा रही है, तो क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एक्सिस है, यहाँ पे किसी पॉइंट, बाहर पॉइंट पर आपको पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो टेंशन नहीं लेने का। आप तो ऐसा सोचो कि अगर ये वाली डायरेक्शन, लेट सपोज हमें इस वाले एंड की ये डायरेक्शन दी है 60 डिग्री, तो ये वाली जो डायरेक्शन है मान लीजिए कि आपको बताया गया है अदर एंड की, तो ये 30 डिग्री है। तो एंगल तो हम बच्चों ऐसे लेते हैं ना, एक्सिस से इस तरफ से, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा 1, और ये एंगल हो जाएगा आपका बच्चों थीटा 2। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60, तो थीटा 1 की वैल्यू 120 डिग्री ले लो, और थीटा 2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 30, तो ये 150 डिग्री लो। बाकी सब आपको दिया होगा, रेडियस वगैरह करंट वगैरह, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लो। वैसे भी रेडियस आता नहीं है, तो रेडियस नहीं भी गिवन है तो चलेगा, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी जाएगी, है ना, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू मिलेगी, तो उसमें आप फॉर्मूला लगा लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, कि लेट सपोज ये आपको सोलेनॉइड है ना, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया थीटा 1 थीटा 2 आइडेंटिफाई कर लो, और बाकी सारी चीज दी है तो उसमें अप्लाई कर दो, तो ये क्रॉस क्रॉस है। अब देखो बच्चों कि मान लीजिए कि उसने किसी इस पॉइंट को पूछा आपसे, है ना, तो ये जो वाला एंगल है ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है। वो एंगल ये दे रहा है, लेकिन आपको एक ही डायरेक्शन से एंगल लेना है ना, ध्यान रखना इस बात। तो थीटा जो 1 है वो तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, और थीटा 2 है तो ये एंगल चाहिए ना, तो 180 माइनस 30 कर दो,
तो थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 150 डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप अप्लाई करना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाएगा, उसको डायरेक्शन जो है फिर वो आप राइट हैंड थंब रूल से, अगर ऊपर क्रॉस है नीचे ये है तो ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको थंब रूल से निकालना है, और जो मैग्नीट्यूड है वो उस फॉर्मूले से निकालना जो हमने अभी पढ़ा है, देखा है ना। अब इसमें बच्चों कुछ केसेस हैं, तो वो केसेस भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि क्या केसेस हैं। तो जो केस नंबर 1 है कि अगर ये आइडियल सोलेनॉइड होती, मतलब सोलेनॉइड है इसको आइडियल बोला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, केस नंबर 1, अगर मैग्नेटिक फील्ड फॉर आइडियल सोलेनॉइड है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल सोलेनॉइड, या फिर आइडियल सोलेनॉइड को ही इन्फिनाइट सोलेनॉइड ही बोलते हैं, मतलब ऐसी सोलेनॉइड जो इन्फिनाइट हो जाए, है ना बच्चा, मतलब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तो इन्फिनाइट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। तो ये आइडियल सोलेनॉइड और ये इन्फिनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा, मतलब ये आपकी सोलेनॉइड ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो ये इधर इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट सोलेनॉइड हो गई, आइडियल सोलेनॉइड हो गई। तो इसमें आप देखो किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, तो इसको इन्फिनिटी को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये एंगल चलना पड़ेगा, तो थीटा 1 जो है वो भी आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और अदर एंड के लिए पहुंचने के लिए इसके पैरेलल जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा 2, तो थीटा 2 जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 0 डिग्री हो गया और थीटा 2 180 डिग्री हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों याद रखिएगा, इंटू कॉस थीटा 1 दैट इज कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 दैट इज 180 डिग्री। तो ये cos 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, -1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई। तो देखो आइडियल सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, और ये देखो बच्चों कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट रखोगे तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये पूरे रीजन में आपकी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा बच्चों, अब अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कोई चीज आइडियल नहीं होती एक्चुअली में, मैंने आपको बताया वो कि इनफिनाइट जो है इट इज अ रिलेटिव टर्म। तो रियलिटी में ये कब अप्लाई होगा, अगर आप सोचो इस तरीके से कि आपके पास इस तरीके से एक सोलेनॉइड है ना, इस तरीके से एक सोलेनॉइड है। अब मान लो कि ये जो सोलेनॉइड है बच्चों वो इस तरीके से है कि इसकी जो लेंथ है ये 10 मीटर है, 10 मीटर, और इसकी अगर लेंथ 10 मीटर और मान लीजिए कि जो रेडियस है बच्चों इसका वो 1 mm है, तो देखो ये रेडियस इस लेंथ से कितना छोटा है, कितना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, 1 mm जो है वो 10 मीटर से, मतलब जो आपका ये L है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो ये भी एक कंडीशन। अब आप किसी भी पॉइंट को सोचो जरा, इस पॉइंट पे सोचेंगे तो इससे अगर आप थीटा 1 निकालेंगे तो लगभग लगभग ये जो थीटा है ये 0 के पास है, तो थीटा 1 इज क्लोज टू 0, और थीटा 2 के बारे में सोचेंगे आप तो दिस इज टेंडिंग टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तब भी तो आपका आंसर यही आएगा भाई, कितना, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो एक्चुअली में ये कंडीशन को ही आप आइडियल सोलेनॉइड जैसा मान सकते हो, इन्फिनाइट सोलेनॉइड जैसा मान सकते हो, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है उसको आप इन्फिनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड की तरह कंसीडर कर सकते हो, अगर उसकी लेंथ जो है वो रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी है, और किसी भी न्यूमेरिकल में आपको इसी को यूज करना है। यानी आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नहीं बोला जाता है कि आइडियल है कि फाइनाइट है कि क्या है, तो आपको वो सोलेनॉइड आइडियल ही मानना है और ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको ये मान के चलना है बाय डिफॉल्ट कि जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बच्चों क्या, आर, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ के चलिएगा, है ना। तो ये अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज है जो मुझे आपको समझानी है कि ये जो म्यू नॉट एन आई है ये वैल्यू कहाँ तक वैलिड है ना। तो देखो मैंने बोला ये तो अभी मिड पॉइंट पे है तो म्यू नॉट एन आई है। आप सोचो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे आ जाओ, है ना, इसी अगर हम प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो देखिए ये प्रैक्टिकल सोलेनॉइड ऐसा है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ किसी पॉइंट पे आओ, आप यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है और आपको रेडियस पता है बच्चों इसका 1 mm है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल निकालें आप थीटा 1, तो यहाँ पे tan थीटा 1 कितना लगाएंगे बच्चों, tan थीटा 1
टेन थीटा वन, तो थीटा वन टेन थीटा वन बोलूंगा ये 1 mm अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 mm है इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हो बच्चों, तो ये 1/100 हो जाएगा। अच्छा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। आप देखो ये जो वैल्यू है लगभग लगभग जीरो के बराबर ही तो है, क्योंकि 1/100 तो अप्रोक्सीमेटली जीरो को टेंड करके ना बच्चों। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो विच गिव्स थीटा वन इज इक्वल टू जीरो। और थीटा टू के बारे में सोचो तो ये पॉइंट पहले मिड पॉइंट पे था तो 180 था, तो इधर आ गया तो और 180 के क्लोज आ जाएगा। खुद सोचें आप, तो ये तो 180 ही है थीटा टू भाई। यहाँ पे जा था तो इसको जोड़ देते तो ये अप्रोक्सीमेटली 180 था, जब यहाँ आ गया तो और दूर हो गया ना, तो ये एंगल और कम हो गया, मतलब 180 डिग्री के और पास हो गया, तो लगभग और टेंडिंग टू 180 डिग्री। तो थीटा टू अभी 180 है और थीटा वन, यानी यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों वो म्यू नॉट इंटू एन आई है। सोचो आप, यानी कि बीच में हर पॉइंट पर इनसाइड द सोलेनोइड लगभग लगभग हर पॉइंट पर देखो ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के मुकाबले में बहुत कम है। अगर ये सोलेनोइड देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर मतलब ये 10 सेंटीमीटर इधर भी, तो ये तो इसके बीच में इतनी लेंथ में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आप सोचें इस बारे में, यानी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर, आइडियल सोलेनोइड के अंदर लगभग कांस्टेंट होती है म्यू नॉट इंटू एन आई। लेकिन फिर जाके अगर आप एंड पे देखोगे, एंड पे बच्चों, तो एंड पे क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, तो इसको केस नंबर 2 में लिख लेते हैं। तो केस नंबर जो 2 है आपका वो हो जाएगा सेमी फाइनाइट सोलेनोइड, है ना। तो ये थोड़ा आप देखना, ये अपन ने अलग से समझा है इस चीज को, यहां से कुछ चीजें आपको और समझ में आएंगी बच्चों, है ना। तो जैसे केस नंबर 2 तो हम बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड, है ना, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो उसके जरा एंड पे देखिए आप, इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो मान लीजिए ये सोलेनोइड है इस तरीके से, तो ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना बच्चों, इस तरीके से। और मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट पे चाहिए बिल्कुल सोलेनोइड की, तो यहाँ पे देखो थीटा वन जो है वो तो जीरो हो जाएगा भाई, ठीक बच्चों। और जो थीटा टू है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये थीटा टू है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा अगर बिल्कुल एंड पे बात करें। तो जब आप यहाँ रखोगे तो cos 90 जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, cos 90 जीरो, और cos जीरो क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आ जाएगा आपका, मैं पूरा लिख देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, तो ई एन डी एंड पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई कॉस जीरो माइनस कॉस 90, तो ये 1 आएगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट एंड कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, मतलब जो बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उससे हाफ है बच्चों, हाफ। यानी पूरे इसमें देखो कहां तक ये कांस्टेंट है लगभग लगभग, मतलब ये 10 सेंटीमीटर में भी इसी वैल्यू को कर रहा है। तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बहुत छोटा होता है, तो लगभग लगभग इसके एंड में यहाँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, लेकिन एकदम एंड पे आ जाओगे, एकदम एंड पे अचानक से, तो यहाँ पे एंड पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई बाई टू मिल जाएगा, यानी यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो ऐसा मत समझिए बच्चों कि सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, कि धीरे धीरे जब आप आगे जाओगे तो डिक्रीज करे, नहीं नहीं, ये ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में कांस्टेंट होता है, बस एंड में आके थोड़ी सी लेंथ में ये डिक्रीज कर जाता है और म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाता है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं सोलेनोइड बनाऊं तो अगर ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है, मतलब फाइनाइट सोलेनोइड है, लेकिन ये कंडीशन मेंटेन कर रहा है कि एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो इसके एल लेंथ में एंड में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, तो इस एंड पर तो है म्यू नॉट एन आई बाई टू, इस एंड पे भी है म्यू नॉट एन आई बाई टू, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने इस चीज को यहाँ से भी प्रूफ किया कि ऑलमोस्ट पूरी लेंथ के दौरान बस थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर उस पूरी लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है, मतलब ये लीनियरली डिक्रीज नहीं करता मिड पॉइंट से, ये पूरा लगभग लगभग लेंथ के लिए कांस्टेंट होता है, फिर अचानक से जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम लेंथ में ये चेंज हो जाता है और आधी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ये, है ना। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे इसके मैग्नेटिक फील्ड की
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो बच्चों, जो हमारा रियलिस्टिक सोलेनॉइड है, मतलब जिसको हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें एल इज, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो रियलिस्टिक आपका सोलेनॉइड है ना, और उसको अगर हमें इनफाइनाइट लेना है तो हमें कंडीशन क्या है कि एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होना चाहिए, इस तरीके से। तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बच्चों ये सोलेनॉइड है, ये ऊपर का हिस्सा है सोलेनॉइड का, है ना, जिसमें आप डॉट 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 बना सकते हो, और ये नीचे का पोर्शन है जिसमें हम क्या बना सकते हैं बच्चों, क्रॉस क्रॉस, इस तरीके से ये करंट जा रही है, और ये बच्चों इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आप ध्यान से देखें, तो इस एक्सिस के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से अगर बाहर आइए, राइट हैंड थंब रूल देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है इस तरीके से, ये ऐसे मैग्नेटिक, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में ये कांस्टेंट होगा, फिर वहां जाकर बच्चों, कहाँ पे जाकर, एंड पे जाके वो कम हो जाता है ना। तो आप यहाँ देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है ना। फिर यहाँ पे भी ये ऐसे होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई जाएंगी, एक दूसरे को कट नहीं करती है ना बच्चों। तो ये ऐसे, तो यहाँ बाहर जाके ये कम हो जाती है, लेकिन जो अंदर है तो ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में बच्चों, ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में लगभग लगभग ये कैसी रहती हैं भाई, कांस्टेंट रहती है, डेट इज म्यू नॉट एन आई, और फिर लास्ट में थोड़ी ही लेंथ में ये डिक्रीज करके हाफ हो जाती है, डेट इज म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2, है ना। तो ये इस तरीके से, और ये फील्ड लाइंस बता रही, यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, लेकिन ये जो है ये बहुत कम लेंथ में ऐसा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में जब एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, तो ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी लेस देन बच्चों किससे, आपका 10 मीटर की लेंथ है ना। तो ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर ऐसी पैरेलल होती है। और अगर हम आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो आइडियल सोलेनॉइड तो बच्चों ऐसे इन्फिनिटी है। अगर मैं आइडियल सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो उसमें तो हाफ भी नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनाइट लेंथ है उसकी, है ना। तो हमेशा ही आइडियल सोलेनॉइड में जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर ऊपर का हिस्सा है सोलेनॉइड का, ये नीचे का हिस्सा है, तो इन्फिनिटी तक गया है भाई, तो ये इन्फिनिटी से लेकर ये पूरी एक्सिस, तो ये इन्फिनिटी तक। और इसमें कैसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें तो बात ही नहीं होती भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे होगी, क्योंकि इसमें तो लेंथ फाइनाइट है ही नहीं ना, इनफिनाइट है, तो इसमें तो पूरी लेंथ में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट। और कभी भी सवाल में कुछ ना कहा जाए तो आपको आइडियल सोलेनॉइड के बारे में ही बताना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, इसी के बारे में चर्चा होती है। ठीक बच्चों, अब आपको ये बात समझनी है कि जितना ज्यादा ये टर्न पास पास होते हैं बच्चों, उतनी ज्यादा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। और जितना ज्यादा क्लोज टर्न करोगे बच्चों, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के बाहर, वो जीरो होती है, वो वीक होती है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सोलेनॉइड है, वो बहुत लेंथ की सोलेनॉइड है इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि उस सोलेनॉइड को आपने कैसे बनाया भाई। लेट्स सपोज वो सोलेनॉइड ऐसे आपने टर्न किए ना बच्चों, ऐसे टर्न्स लगाए हैं आपने इस तरीके से, तो ऐसे ही तो फॉर्म हुई है ना सोलेनॉइड। तो इस तरीके से आपने ये किया हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। और मैंने जैसे आपको बताया, तो ये करंट यहाँ से और यहाँ से बाहर आ रही है। अब मान लीजिए कि आप इस किसी बाहर वाले पॉइंट पे देखो, तो अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है तो ये बहुत क्लोजली पैक्ड है और ये इनफिनाइट लेंथ की है, तो ये बाहर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है सोलेनॉइड के, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो इसके बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड वो कांस्टेंट होती है। तो इसको समझने के लिए आप जरा इन तीन टर्न्स को देखो जिसमें करंट ये जा रही है, तो पीछे वाले से ऊपर आ रही है और बाहर वाले से नीचे जा रही है। मैं ये तीन पॉइंट्स, ये तीन टर्न्स ले रहा हूं और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्वालिटेटिवली कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हो जाती है। तो देखें आप, तो ये वाली टर्न मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है बच्चों, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जो अंदर वाला प्लेन है उसको डॉटेड बना लेते हैं ना बच्चों। तो ये सॉलिड बना लिया मैंने,
और ये जो पेपर के प्लेन के नीचे है तो उसको डॉटेड बना लिया, तो इसमें करंट ऐसे आ रही है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाली कॉइल, फिर बच्चों ये डॉटेड अंदर है तो वहां से करंट ऐसे आ रही है, तो ये आपकी सेकंड वाली कॉइल, और थर्ड वाली कॉइल को हम यहाँ बनाते हैं। थोड़ा सा दूर दूर बनाए, हालांकि ये दोनों, ये सभी कॉइल जो है वो चिपकी हुई है ना, लेकिन समझने के लिए तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करा रहा हूँ कि सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट है, बस सोलेनॉइड के बाहर किसी पॉइंट पर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पी पॉइंट पे अगर ये आइडियल सोलेनॉइड तो जीरो होता है, प्रैक्टिकल होता है तो बहुत कम होता है, लेकिन जितना क्लोजली आप टाइट करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी बाहर, और अंदर उतनी ही कांस्टेंट हो जाएगी और उतनी ही यूनिफॉर्म रहेगी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, है ना। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 कॉइल्स हैं, तो इसमें होगा क्या कि भाई आप जानते हो कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है बच्चों। अगर कॉइल का आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन याद है तो मैंने कॉइल पढ़ाते हुए आपको बताया था, तो उसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें इससे स्ट्रेट होता है और नीचे से ऐसा होता है ना। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और बच्चों यहाँ से ऐसे इंटर होगी, है ना, ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे इंटर होगी, तो मतलब इस तरीके से ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ डायग्राम है मैग्नेटिक। ये अगर हम यहाँ पे क्या करें भाई, इसके टेंजेंट खींचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट खींचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों टेंजेंशियल। ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल के कारण है तो B1 ले लो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसी होंगी तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है ये B3 है। अब 2 के बारे में सोचो, तो 2 के जस्ट ऊपर ये पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी पीछे की तरफ, तो ये ऐसे, तो ये आपका B2 है। अब देखो इनका नेट कितना है, तो B3 और B1 जो है वो उनका नेट इधर आएगा, तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 एंड 3, और ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, B2 के, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी क्योंकि कैंसिलेशन हो रहा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है वो जीरो हो जाती है ना, ध्यान रखेंगे इन आइडियल सोलेनॉइड, या फिर आप जितना ज्यादा इसको क्लोजली पैक करोगे, ये कारण है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों, सोलेनॉइड है ना, तो आइडियल सोलेनॉइड में तो जीरो ही हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो उसका नेट इधर, और बीच वाले की वजह से ऐसे, तो ये कैंसिलेशन होता है, इसलिए आउटसाइड द सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, और अगर क्लोजली बाउंड है तो फिर वो जीरो भी हो जाती है ना, फिर वो एग्जैक्टली कैंसिल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एक पॉइंट बना के आप लिख लें यहाँ पर ताकि हमें चीजें याद रहे। तो इसमें आप लिखेंगे कि वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड सोलेनॉइड behaves like north pole, behaves like north pole, and opposite and opposite and behaves behaves like the south pole, है ना। तो एक एंड अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो मैंने बताया ना सोलेनॉइड वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप है उसी को टर्न बना रहे हैं ना, तो आपने बार मैग्नेट की लेंथ बढ़ा दी है, बस ये हो रहा है। बाकी बिहेव वैसे ही करेगा, तो एक नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरा जो अपोजिट एंड है वो साउथ पोल दिखाई देगा आपको। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड सोलेनॉइड इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप सोलेनॉइड की लेंथ इंक्रीज करेंगे बच्चों, इंक्रीजेस द इंटीरियर इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड, द इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी ना, मतलब आइडियल सोलेनॉइड के क्लोज जाओगे तो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, तो बिकम्स मोर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी होगी और स्ट्रॉन्गर भी होगी।
more uniform and outside the solenoid मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। तो बाहर जो है वो वीकर होता जाएगा और आइडियल हो जाएगी तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आई होप आपको ये क्लियर है। एंड फॉर आइडियल सोलेनॉइड outside the solenoid magnetic field approaches to जीरो, है ना। तो ये बच्चों पॉइंट याद रखिएगा, है ना। तो आई होप आपको सोलेनॉइड अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि आइडियल सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट इंटू एन आई, वो हम अभी एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे उससे भी निकालेंगे, है ना। उससे ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको बायट-सावर्ट लॉ से भी निकाल दिया है और फाइनाइट सोलेनॉइड का भी फॉर्मूला बता दिया और उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम और क्वालिटेटिवली मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड द सोलेनॉइड वो क्यों वीक हो जाती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बच्चों क्लियर होंगे। अब देखो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहला ये न्यूमेरिकल करते हैं कि एक जो वायर है बच्चों, उसको इस तरीके से सर्कुलर लूप में बेंड किया है ना। और ये वायर जो है वो यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, जो इस तरीके से सेंटर पे होगा, फिर यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा है। तो इस वायर में करंट आई आ रही है, तो ये आई और फिर ये आई दो ऐसे पाथ में टूटेगी और फिर यहाँ से करंट जो है वो आई बाहर निकल जाएगी। और ये बोला गया कि ये जो एंगल है जहाँ से करंट आया था और ये सेंटर ओ है सर्कल का, तो यहाँ पे ये एंगल बच्चों मान लीजिए कि थीटा है ना। थीटा का आर्क बन रहा है। तो आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट की वजह से, ये जो दो आर्क बने हैं उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों फाइंड आउट करते हैं कि बी एट ओ क्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप इनको दो पार्ट में तोड़ सकते हो। एक पार्ट तो ये करंट यहाँ से आया बच्चों, तो ये करंट की डायरेक्शन दो डायरेक्शन हो गई। एक तो करंट की डायरेक्शन ये है भाई आई आई, तो ये आई वन और इस डायरेक्शन में ये आई टू, है ना। तो आप इसको दो पार्ट में बना सकते हो। पहला पार्ट तो ये पूरा हो जाएगा जिसका एंगल जो है वो 2 पाई माइनस थीटा है, अगर हम रेडियन ले रहे हैं, है ना। 2 पाई माइनस थीटा है। तो ये जो एंगल, ये जो पार्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो आई वन वाला करंट है इसको हम बोल रहे हैं वन, मतलब ये बी वन प्रोड्यूस करेगा। फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है जो इसका एंगल थीटा है, इसको हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं जिसमें आई टू करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बी टू करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो देखो बच्चों आई वन की डायरेक्शन ऐसी है, अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्लॉकवाइज करो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और ये सेकंड वाला जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे रोटेट करो तो जो आपका थंब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है बच्चों, ऐसे करके। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे करोगे तो ये ऊपर आ रहा है। मतलब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई वन और आई टू के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट है। तो सॉल्यूशन में बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो, वो तो V1 माइनस V2 होगा, है ना। फर्स्ट वाले के कारण माइनस सेकंड वाले के कारण, तो फर्स्ट वाले का अंदर है उसको स्ट्रॉन्गर मान रहा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है V1 माइनस V2 वो अंदर की तरफ आएगी। तो आई होप आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हमने क्यों माइनस किया ये क्लियर होगा। अब हमें B1 और B2 चाहिए बच्चों। B1 और B2 के लिए हमें I पता है, I1 I2 नहीं पता है, तो हमें I1 और I2 भी निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये तो सेम कंडक्टर है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि स्मॉल r जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है बच्चों, तो इनका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा तो हम करंट निकाल पाएंगे ना। तो हम ये ले लेते हैं कि लेट स्मॉल r बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस है r, यानी इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी बच्चों ओम मीटर, ओम पर मीटर, है ना।
अब यहाँ पे देखो बच्चों, कई बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर ये 1 और ये 2 कंसिडर कर लिया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट वायर को क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि बच्चों ये जो स्ट्रेट वायर है ये सीधा उस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर आप आर वेक्टर लोगे और आइडियल वेक्टर लोगे तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो साइन जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन स्ट्रेट वायर्स की वजह से वो जीरो हो जाएगी, मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ओ पॉइंट पर, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये जो वायर है ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वायर, अगर जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और स्ट्रेट वायर उसी पॉइंट से पास हो रहा हो, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के कारण जीरो होती है। तो ये आने वाला वायर भी सेंटर से पास हो रहा है और जाने वाला भी सेंटर से पास हो रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसलिए इन दोनों स्ट्रेट वायर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ मैंने सर्कुलर वायर्स लिए है ना, स्ट्रेट वायर को कंसीडर नहीं किया। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा, आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो आपको अगर ये आर्क लेंथ निकालना है बच्चों, ये फर्स्ट वाले का अगर मुझे आर्क लेंथ निकालना है तो आर्क लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कर दो, तो ये जो फर्स्ट पाथ में I1 को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो मिल जाएगा, मतलब R1 मिल जाएगा। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल r इनटू बच्चों ये आर्क लेंथ, तो हमें थीटा पता है भाई, थीटा पता है और इसका जो रेडियस है वो भी हमें पता है, तो हम उसको लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो या ये ध्यान में रखिएगा कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R, ये मान लेते हैं हमारा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हमें लिखना हो तो आर्क लेंथ होता है थीटा इंटू रेडियस। आपको पता है कि थीटा को इस तरीके से लिखा जा सकता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आपको आर्क लेंथ लिखा जा सकता है थीटा इंटू रेडियस। अब थीटा देखो इसमें 2 पाई बाई क्या बच्चों, 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर्क लेंथ लिखना है तो थीटा इंटू रेडियस, तो इंटू आर हो जाएगा बच्चों। देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, तो ये आर्क लेंथ आपने निकाल दिया 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, तो ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लूप आ गया। फिर आपको रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड लूप निकालना है जिसमें से करंट I2 जा रहा है, तो उसको लिख सकते हो रेजिस्टेंस इंटू उसका आर्क लेंथ, तो वो थीटा इंटू आर हो जाएगा, अगर मैंने रेडियस आर मान लिया है ना। तो अभी मान लो आपको दिया नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा मान लोगे, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर आर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ I, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो I1 कितना होगा, अब इसको ऐसे मान लो, देखो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये I आ रही थी तो ये दो में डिवाइड हो गई, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको R1 मिल रहा है, और नीचे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है बच्चों वो R2 मिल रहा है, और फिर से ये I निकल गई, तो इसमें I1 है और इसमें I2 है। अब आपको करंट डिवीजन रूल आता है, तो आप करंट डिवीजन रूल लगा लो भाई, करंट डिवीजन रूल, तो वो रूल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया। तो I1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेन करंट I इंटू रेजिस्टेंस जो दूसरा वाला है मतलब R2 डिवाइड बाई आपका बच्चों कौन सा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो R2 की वैल्यू ये है बच्चों, देखो I इंटू स्मॉल r इंटू थीटा इंटू आर, तो ये R2 हो गया डिवाइड बाई इन दोनों का सम, तो स्मॉल r और कैपिटल R तो भाई बाहर निकल आएंगे, और सम होगा किसका, थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, है ना। इन दोनों में से आर आर कॉमन ले लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो आर ये थीटा आर ये थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा आर आर, तो यहाँ पे बचेगा आई थीटा डिवाइड बाई थीटा थीटा यहाँ भी कैंसिल, तो ये बचेगा 2 पाई, तो आई थीटा बाई 2 पाई। ये आपका क्या बचा बच्चों, ये हमारा बचा है I1 करंट ऑफ फर्स्ट, जो I1 निकाला, तो I1 I के टर्म्स में आ गया देखो, और थीटा के टर्म्स में आ गया जो हमें गिवन है। फिर वैसे ही I2 निकालो, तो I जो होगा इंटू R1 डिवाइड बाई दोनों का सम R1 प्लस R2, तो यहाँ पे I इंटू R1 जो है वो R इंटू कैपिटल R इंटू 2 पाई माइनस थीटा आएगा बच्चों, डिवाइड बाई नीचे तो यही रहने वाला, तो आर आर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, तो थीटा और थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, ये आ गया भाई, तो ये I2 की वैल्यू आ गई बच्चों।
अब I2 की आ गई, I1 की आ गई, तो B1 B2 लिख सकते हो। तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है B0, V1 को आप लिख सकते हो, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r। सेंटर पे तो यही होता है ना, लेकिन यहाँ पे वो तो फुल सर्कल की वजह से होता है, यहाँ पे हमें एंगल लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्क के कारण, किसी भी आर्क के कारण, याद करो आपको मैंने बताया था, कोई भी आर्क हो जिसका एंगल अगर थीटा दिया है और थीटा अगर रेडियन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है म्यू नॉट आई बाई, सॉरी म्यू नॉट आई, अगर इस आर्क में करंट आई है तो म्यू नॉट आई बाई, आपको याद होगा 4 पाई, है ना, म्यू नॉट आई बाई जो बच्चों है कितना, 4 पाई, उसका रेडियस, तो रेडियस मान लीजिए कि इसका आर है ना रेडियस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 2 पाई। अगर थीटा रेडियंस में, तो हमने यहाँ पे थीटा रेडियंस में लिया है, तो थीटा अपॉन 2 पाई हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में 2r है ना, 2 पाई यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे पाई नहीं लिखना है, ये 2r होगा, 2 पाई यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 2 पाई, वो 4 पाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर थीटा रेडियंस में है तो किसी भी आर्क के कारण जिसका एंगल थीटा है और रेडियन में है, तो उसका आंसर होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना, 2r है बच्चों यहाँ पे, और थीटा बाई 2 पाई यहाँ लिख लिया है ना। तो ये फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक का जो एंगल है रेडियन में वो 2 पाई बाई थीटा है I1 के कारण, और इसके कारण जो है वो थीटा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, तो बी नॉट इक्वल टू B1 माइनस B2, तो B1 हो जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट आई बाई बच्चों 2r इंटू थीटा, थीटा रेडियंस में इसमें कितना है 2 पाई थीटा, ये I1 है ना, डिवाइड बाई 2 पाई माइनस थीटा, है ना, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में बच्चों माइनस साइन है ना, तो ध्यान देना, इसके बाद लिख रहे हैं B2 के लिए जो करंट रेस्पॉन्सिबल वो I2 है, और इसके जो एंगल है रेडियन में वो थीटा है, अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो ये हो जाता है म्यू नॉट I1 की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों कितना, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई, I1 की वैल्यू है ना, तो ये I इंटू थीटा है, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए I इंटू ये 2 पाई बाई थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा तो पहले से ही था, और मल्टीप्लाइड बाई थीटा, है ना, तो I थीटा बाई 2 पाई, है ना, I थीटा बाई 2 पाई, तो 2 पाई और नीचे आएगा, तो 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। फिर माइनस म्यू नॉट I2 की वैल्यू रखो बच्चों, तो I2 की वैल्यू ये है I इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और इंटू थीटा तो पहले से है ही, डिवाइड बाई 2 पाई, तो 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r 2 पाई का होल स्क्वायर। देखो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखो ये दोनों टर्म तो बराबर है बच्चों, तो दीज टू टर्म्स आर कैंसल आउट ईच अदर, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बिकम 0। तो आप ध्यान से देखो, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है स्टूडेंट्स। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है मैं आपको समझाता हूँ, कि कोई भी क्लोज लूप हो, अगर एक एंड से करंट आ रही है और दूसरे एंड से निकल रही है, पासिंग थ्रू सेंटर, या कोई भी पॉइंट हो उससे पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, करंट आ रहा है, और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और क्लोज लूप में है, और फिर वो वापस चला जा रहा है, और जिस पॉइंट को निकालना उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होती है, कोई भी साइक्लिक लूप हो, जरूरी नहीं कि सर्कल हो। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा ट्राइंगल होता बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता, तो उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंट्रॉइड पे है वो 0 होती। जैसे एक ट्राइंगुलर वायर है अपने पास, लेट्स सपोज, तो उसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना सारा निकाल के मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि रियलिटी में 0 हो जाता है, बट आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा होता भाई, ये सेंट्रॉइड पे निकालना होता, तो ये वायर से करंट ऐसे आती है और इस वायर से करंट ऐसे चली जाती है, ये पासिंग थ्रू, तो इसके उसके कारण तो 0 ही है। तो यहाँ से अगर करंट आती तो यहाँ से ये I1 बच्चों, और ये यहाँ से I2, और फिर ये I चली जाती, तो भी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो वो पॉइंट है सेंट्रॉइड पर, वो 0 ही होता। तो जरूरी नहीं वो सर्कल हो, ऐसा ट्राइंगल होता तो 0 होता। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा स्क्वायर फ्रेम है,
उसके सेंटर पे निकालना जहां पे डायगोनल कट करते हैं। तो मान लीजिए कि करंट यहाँ से आई और यहाँ से फिर इससे पास होती हुई आई चली गई, तो यहाँ पे भी ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो ही होगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करके तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप डायरेक्ट रूल भी याद रखोगे तो भी ये आंसर वैलिड है। या फिर आपका इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि 3D स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लीजिए कि आपका जो लूप है वो इस तरीके से क्यूब है। तो अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है जहां पे इसके बॉडी डायगोनल्स कट करते हैं बच्चों, बॉडी डायगोनल्स है ना, ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे इस करंट ऐसे आ रहा है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, फिर यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर यहाँ से आई जा रहा है और फिर वापस आई जा रहा है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी स्थिति आए जहां पे सेम करंट आता है जिस पॉइंट से पास हो रहा है, वहीं से फिर सेम करंट चला जाता है जिस वो सेम पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनकी वजह से तो वैसे जीरो है। और फिर अंदर का जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो ही कर देगा फाइनल। तो हमेशा किसी भी क्लोज लूप में, साइक्लिक लूप में जो सिमेट्रिकल, जिसमें ज्योमेट्री होती है, तो अगर करंट एक एंड से एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है अदर एंड से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सेंटर पॉइंट पर, है ना, जो वो सेंट्रॉइड हो या डायगोनल का कट हो या फिर बॉडी डायगोनल का कट हो, वहां पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो कितनी होती है, जीरो। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, तो इसे जरूर याद रखें और डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन में आता हो, नहीं तो अगर बोर्ड में आए तो मैंने आपको पूरा मेथड सिखा दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो whenever there is a circular coil or a symmetric polygon in which current enters from one end and exist from other end, then magnetic field at the center is always zero, तो ये पॉइंट बड़ा ही बच्चों काम का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सॉल्व करने की बार बार जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे, एक एंड से जाता हुआ दिखाई दे, दूसरे एंड से निकलता हुआ जाए दे, सिमेट्रिक पॉलीगॉन हो चाहे सर्कुलर लूप हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमेशा ही जीरो होता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा।